नमस्कार, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं? समझ में आ रही है ना फिजिक्स? इंटरेस्टिंग लग रही होगी अब तो। चलिए, ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेते हैं हम। पिछले लेक्चर में हमने प्रत्यावर्ती धारा की एक एप्लीकेशन पढ़ी थी, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर में किस तरह से हम प्रत्यावर्ती धारा को यूज लेते हैं, ट्रांसफॉर्मर काम कैसे करता है, ट्रांसफॉर्मर की संरचना कैसी है, उसकी कार्यप्रणाली कैसी है, वो सारी चीज़ें हमने पिछले लेक्चर में पढ़ी थी। ऐसा ही प्रत्यावर्ती धारा का एक और एप्लीकेशन है जो आपके कोर्स के अंदर है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र, नाम से ही पता चल रहा है, डीसी करंट को अल्टरनेटिंग करंट में जो बदलने वाला है, या हम ये कहें कि प्रत्यावर्ती धारा जनरेट करने वाला है। जनरेटर नाम सुना है ना आप लोगों ने? सबके आजकल तो सबके कहीं लाइट चली जाती है तो क्या करते हैं, अरे यार जनरेटर ऑन करो, फटाफट जनरेटर ऑन करो। तो ये जनरेटर ही क्या है? प्रत्यावर्ती धारा जनरेटर है, जनित्र है। जनरेटर दो तरह के हो सकते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र भी हो सकता है और डिस्ट धारा जनित्र भी हो सकता है। हमें अगर आउटपुट पे प्रत्यावर्ती धारा चाहिए तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र काम में लेना पड़ेगा, और अगर हमें आउटपुट पे डिस्ट धारा चाहिए तो डिस्ट धारा जनित्र काम में लेना पड़ेगा। क्योंकि हम प्रत्यावर्ती धारा का चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमें जनरेटर भी कौन सा पढ़ना है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र। एक ऐसा डिवाइस, एक ऐसा उपकरण जो प्रत्यावर्ती धारा को उत्पन्न करता है, उसको क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। और ये क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती धारा में परिवर्तित करता है। मैकेनिकल एनर्जी को, मोटर जो चल रही है, मैकेनिकली जो चल रही है, वो उसको किस में कन्वर्ट कर देगा? प्रत्यावर्ती धारा में कन्वर्ट कर देगा, अल्टरनेटिंग करंट में कन्वर्ट कर देगा। तो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र एक ऐसी युक्ति है जो यांत्रिक धारा को, मैकेनिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कैसी है? प्रत्यावर्ती है। मतलब फेज के साथ, टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बदल रही है, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहेंगे। पहले हम इसका कंस्ट्रक्शन समझ लेते हैं, इसका किस तरह की संरचना होती है, किस सिद्धांत पे काम करता है, फिर हम इसका डेरिवेशन लेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी संरचना समझते हैं। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में यहाँ पे ये एक कॉइल होती है, एक कुंडली होती है, ये दिख रही है ना आप लोगों को? ये हमने बना रखी कुंडली, ये कुंडली है, ठीक है। इस कुंडली को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। ये N और S चुंबकीय ध्रुव है, ठीक है। और इस कुंडली के साथ हमने ये दो सर्पिल वलय, दो स्प्लिट रिंग्स S1 और S2 लगा दी जाती है। ये स्प्लिट रिंग्स सिंपल किसी भी मेटल की हो सकती है, किसी भी धातु की बनी भी हो सकती है। और इसके साथ ये दो कार्बन के ब्रशेस, कार्बन ब्रश ये लगाए जाते हैं। जैसे जैसे ये घूमती जाती है, कार्बन ब्रश इससे टच होते रहते, अलग होते रहते, टच होते रहते, अलग होते रहते। इसलिए इसको देखिए, डायग्राम में भी टच करके नहीं बताया, ये परमानेंटली टच नहीं रहते। लेकिन जैसे जैसे अभी मान लिया ये दो कार्बन ब्रश है, अब ये कॉइल घूमी तो घूम के जब आएगी तो ये कार्बन ब्रश टच हो जाएंगे, फिर घूम के जब ऐसे हो गए तो कार्बन ब्रश आउट होगा, ठीक है। तो ये कार्बन ब्रश जैसे जैसे कुंडली घूमती जाएगी इससे टच होते रहेंगे, और जैसे जैसे कार्बन ब्रश इससे टच होते रहेंगे, ये इस आउटपुट सर्किट के अंदर जो हमारा निर्गत परिपथ है इसमें धारा देता रहेगा, ठीक है। तो धारा हमें हर वक्त नहीं मिलती रहेगी। अगर हर वक्त मिलती रहेगी तो वो तो दिस धारा हो जाएगी ना। धारा का मान बढ़ाना और घटाना है, क्योंकि हमें प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करनी है, ठीक है। तो धारा का मान घटाने और बढ़ाने के लिए ही इन कार्बन ब्रशेस को काम में लिया जाता है, ठीक है। तो सिंपल स्ट्रक्चर है, कुछ भी नहीं है। एक कुंडली है, इस कुंडली को चुंबकीय ध्रुवों के बीच में रखा जाता है। इस कुंडली के साथ दो सर्पिल वलय S1 और S2 होते हैं, और इन सर्पिल वलय से दो ब्रशेस कनेक्टेड होते हैं, कार्बन ब्रश होते हैं B1 और B2, और इसको हम उस परिपथ को दे देते हैं, उस डिवाइस को दे देते हैं जिसको प्रत्यावर्ती धारा की जरूरत है। यहाँ पे जैसे हमने ये बल्ब बना दिया है, तो इस बल्ब को हमें प्रत्यावर्ती धारा देनी है, इसलिए हमने आउटपुट पे ये प्रत्यावर्ती धारा देने वाला जो डिवाइस है, बल्ब, उसको लगा दिया। तो सिंपल कंस्ट्रक्शन है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। ट्रांसफार्मर में तो थोड़ी सी बहुत सारी चीजें थी, और समझना भी था कि क्यों फेरों की संख्या प्राइमरी में कम करी गई, सेकेंडरी में बढ़ाई गई। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं, सिंपल स्ट्रक्चर है। किस सिद्धांत पे काम करता है?
विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम करता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत क्या है? हम एक कॉइल में फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तो उसमें चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, प्रेरित होगा। हम उसके अंदर फ्लो नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ उसके फ्लक्स में परिवर्तन कर रहे हैं, और फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा, प्रेरित हो जाएगा। इसको हम कहते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण प्रभाव। फैराडे के नियम में पढ़ा है, आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, और अभी आपने प्रत्यावर्ती धारा से पहले जो चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का जो चैप्टर पढ़ा था उसमें भी पढ़ा है। उसी सिद्धांत पर हमारा ये प्रत्यावर्ती धारा जनित्र काम करता है। संरचना मैंने बता दिया आपको, सिंपल है, कुछ भी नहीं है। क्या करना है? इसमें दो चुंबकीय ध्रुव है N और S, इनके बीच में एक तांबे के पृथक्कर तार से बनी हुई कुंडली है। ये कुंडली है इस जो अपनी अक्ष पर आराम से ऐसे घूम सकती है। इसको घुमाना है, इसीलिए हमने ये रॉड लगा रखी है लंबी, ठीक है। तो ये आराम से ऐसे घूमती रहेगी, घूमने के लिए स्वतंत्र है, इसको किसी से भी कनेक्ट नहीं किया जाता है, फ्रीली रखा जाता है। कुंडली के दोनों सिरों पर सर्पिल वलय S1 और S2 जुड़े रहते हैं। दो कार्बन ब्रश B1 और B2 होते हैं जो सर्पिल वलय से संपर्क करते रहते हैं और संपर्क तोड़ते रहते हैं, जिस कारण से बाह्य परिपथ में धारा प्रवाहित हो जाती है, ठीक है। ये इसकी सिंपल संरचना हुई। एक्चुअल में ट्रांसफॉर्मर दिखता एक्चुअल में जनरेटर दिखता कैसा है ये देखिए। अगर हम कलरफुल स्ट्रक्चर देखें इसका तो ये है, ये हमारे N और S चुंबकीय ध्रुव है। ये बीच में देखो ये अलग अलग टर्न्स की दिख रही है ना, ये कॉइल है, और ये हमने एरो बना के ये बताया कि आराम से घूम सकती है फ्रीली। कैसे घूमेगी? अपनी इस एक्सिस पर घूमेगी। ये जो एक्सिस दिख रही है, ये वाली एक्सिस, ये इस एक्सिस के अबाउट ये ऐसे आराम से घूम सकती है। घूम कैसे रही है? इस डायरेक्शन में। ये देखो ये एरो भी बता रखा है कि ये इस डायरेक्शन में कॉइल हमारी घूम सकती है। और इस कॉइल में हमने बहुत सारे टर्न्स भी बता रखे, इतने सारे तांबे के तार के टर्न्स होते हैं। इनके साथ हमने ये दो सर्पिल वलय राउंड फिगर में रिंग के शेप में दो रिंग्स लगा रखी है जिनको स्लिप रिंग्स कहा जाता है, और इनके साथ हमने ये दो ब्रशेस, ये और ये, इन दोनों को ब्रशेस कहा जाता है जो कार्बन के बने हुए होते हैं। ये ब्रशेस है, और इन ब्रशेस को हमने क्या किया है? एक बल्ब से जोड़ रखा है। ये समझने के लिए अट्रैक्टिव दिखेगा, याद रहेगा कि हाँ ऐसा था, तो इसको आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमें इसकी समझनी है कि कार्य प्रणाली कैसी होती है, किस तरह से काम करता है। क्वेश्चन इसी तरह से आता है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र की संरचना समझाइए, इसकी कार्यविधि समझाइए, और इससे उत्पन्न होने वाली जो प्रत्यावर्ती धारा है उसका डेरिवेशन बताइए। तो ये भी पूरा एक मैथमेटिकल डेरिवेशन है, ठीक है, लेकिन लैंग्वेज ज्यादा है, डेरिवेशन कम है। क्या है? माना कुंडली में फेरों की संख्या n है। हमने जो कुंडली काम में ली थी उसमें फेरों की संख्या n है। एक कुंडली का क्षेत्रफल a है। कुंडली में जो चुंबकीय क्षेत्र जो हमने बाहर चुंबकीय ध्रुव लगाए थे N और S, उसके कारण से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो B है। कुंडली घूम रही है अपनी एक्सिस पर, तो घूम रही है तो इसका कुछ ना कुछ कोणीय वेग होगा, ओमेगा इसका कोणीय वेग है। किसी समय t पर अगर हम कोणीय विस्थापन निकालते हैं तो कोणीय विस्थापन थीटा पढ़ा था ना अपन ने, ओमेगा इज इक्वल टू होता है थीटा बाय टी। तो थीटा कितना बन जाएगा? ओमेगा इंटू टी। तो थीटा बन गया जिस एंगल से वो कॉइल रोटेट हुई, जिस कोण से वो कुंडली घूमी है, वो कितना होगा? थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी होगा। फ्लक्स फाई कितना होता है? बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, बी डॉट ए होता है फ्लक्स। अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं तो बी डॉट ए होगा, और अगर अपन विद्युत फ्लक्स की बात करेंगे तो ई डॉट ए हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम चुंबकीय फ्लक्स की बात कर रहे हैं, फाई इज इक्वल टू बी डॉट ए, और जब भी डॉट हटाया जाता है तो कॉस थीटा आ जाता है, तो बी ए कॉस थीटा बन गया। थीटा का मान हमने कितना रख दिया? ओमेगा टी रख दिया। तो फ्लक्स कितना बन गया? बी ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। क्योंकि ये चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पे काम कर रही है, तो यहाँ पे क्या होगा? फ्लक्स में परिवर्तन होगा। फ्लक्स में परिवर्तन के कारण विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और फैराडे के नियम से हमने जो
उत्पन्न विद्युत वाहक बल है या प्रेरित विद्युत वाहक बल है, उसका फॉर्मूला लिया है E = -N-dφ/dt। ये फैराडे के नियम में भी पढ़ा है, ट्रांसफार्मर में भी पढ़ा था हमने। ठीक है, हमने इस फाई का मान रख दिया, ये फाई है, फाई का मान रख दिया BA cos ωt, तो -N/d/dt BA cos ωt। अब देखिए B T पे डिपेंड नहीं कर रहा है, B क्या था, जो हमने चुंबकीय ध्रुव लगाए उसका चुंबकीय क्षेत्र वो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। A कुंडली का क्षेत्रफल है, वो भी समय के साथ नहीं बदल रहा है, वो भी इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन सिर्फ किसका होगा, cos ωt का। इस cos ωt का हमें डिफरेंशिएशन करना है टाइम के रेस्पेक्ट में। मैंने पहले भी बताया था, जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है वही नीचे लिखा जाता है। T लिखा, इसका मतलब जिसमें T आ रहा है, जिस टर्म में T आ रहा है सिर्फ उसी का ही डिफरेंशिएशन करना है, बाकी सारी चीजें कांस्टेंट हो जाएगी। तो B और A डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएंगे, सिर्फ cos ωt का टाइम के साथ डिफरेंशिएशन हो जाएगा। क्या बनेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट समझते हैं हम कैसे निकला हमारा, लास्ट डेरिवेशन है, इसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा हमारा। क्या किया हमने, मैंने क्या कहा, हमें cos ωt का डिफरेंशिएशन करना है। इसके ऊपर क्या मिला था हमको, यहाँ पे मैं लिख दूं एक बार, E = -N/BA d/dt cos ωt, ये फॉर्मूला था हमारे पास पीछे। ठीक है, हमने cos ωt का डिफरेंशिएशन किया टाइम के रेस्पेक्ट में, तो cos ωt का डिफरेंशिएशन मिलेगा -sin ωt, और जो t के साथ आ रहा है वो कांस्टेंट आके आ जाएगा, डिफरेंशिएशन का नियम है, तो ओमेगा बाहर आ जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो गए, NBA ओमेगा sin ωt। इतना फ्लक्स कहाँ, इतना फ्लक्स के कारण प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ठीक है, sin ωt का जो अधिकतम मान होता है वो 1 होता है। किस पे मिलता है, याद है, जब थीटा 90 डिग्री होता है, एंगल 90 डिग्री होता है, तो साइन की वैल्यू 1 बन जाती है। मतलब हमारी ये कॉइल घूम रही है, ये मान लिया कॉइल है, ये कॉइल जब घूमती घूमती ऐसे आ जाएगी, 90 डिग्री पर आ जाएगी, तो उस टाइम पर फ्लक्स अधिकतम मिलेगा, और फ्लक्स अधिकतम होने के कारण साइन ωt का मान 1 हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। तो इस वैल्यू को, ये अगर मैंने 1 लिख दिया, तो ये जो बची हुई वैल्यू बनी है NBA ओमेगा, इसको हमने एक अलग नोटेशन दे दिया, E0, जो क्या कहला रहा है, अधिकतम विद्युत वाहक बल कहला रहा है। वापस से E0 की वैल्यू मैंने यहाँ पुट करी, मतलब ये NBA ओमेगा की जगह मैंने E0 रख दिया, तो जो एक्सप्रेशन मिला E = E0 sin ωt। ठीक है, इक्वेशन से ही पता चल रहा है, साइन आ गया, इसका मतलब ये प्रत्यावर्ती है, अल्टरनेटिंग है, क्योंकि अगर साइन आ गया तो साइन आ गया, इसका मतलब हमारा जो शेप बनेगा वो इस तरह का बनेगा। ठीक है, जो हमारा विद्युत वाहक बल प्रेरित हो रहा है, जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो रहा है, वो प्रत्यावर्ती है, टाइम के साथ इस तरह से चेंज हो रहा है, पहले बढ़ रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, फिर घट रहा है, फिर अपनी दिशा बदल रहा है, मैक्सिमम हो रहा है और फिर 0 हो रहा है। तो टाइम के साथ उसका मान और दिशा दोनों बदलता जा रहा है। अब ऐसा प्रेरित विद्युत वाहक बल जब किसी तार के सिरे पर लगाया जाता है, किसी परिपथ के सिरे पर लगाया जाता है, तो उस पर विभवांतर भी कैसा उत्पन्न होता है, प्रत्यावर्ती। और ऐसे प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल को या ऐसे प्रत्यावर्ती विभवांतर को जब हम एक प्रतिरोध पे लगा देते हैं, तो उसमें जो धारा प्रवाहित होगी वो भी प्रत्यावर्ती होगी, बिल्कुल वैसी ही होगी जैसा कि हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल था। मतलब साइन की टर्म में ही सब मिल रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल भी साइन की टर्म में, विभवांतर भी साइन की टर्म में है, धारा भी साइन की टर्म में, सबका व्यवहार एक जैसा होगा। साइन की टर्म में होने का मतलब क्या है, 0 से शुरू हुआ, मैक्सिमम हुआ, फिर 0 हुआ, फिर
अपोजिट डायरेक्शन में सेम बिहेवियर दिखाएगा। अगर कॉज होगा तो अलग बिहेवियर दिखाएगा। मैक्सिमम से शुरू होगा, फिर 0 होगा, फिर नेगेटिव में जाएगा और साइकिल कंप्लीट करेगा। ठीक है, हमारा प्रेरित विद्युत वाहक बल जिस तरह से उत्पन्न हो रहा है, हमें धारा भी वैसी ही मिल रही है और आउटपुट पे हमें कैसे मिल रही है? प्रत्यावर्ती धारा मिल रही है। जब प्रत्यावर्ती धारा का, प्रत्यावर्ती स्रोत का जब हमने टॉपिक स्टार्ट किया था, तभी हमने कहा था प्रत्यावर्ती धारा की ये इक्वेशन होती है। तो हमने सिंपल एक यांत्रिक ऊर्जा ली, फ्लक्स में चेंज किया, सिर्फ उस कॉइल को रोटेट करवाया, मैग्नेटिक फील्ड में रखा और उस कॉइल को घुमाया। कॉइल के घूमने के कारण प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न हो गई। इसलिए इस डिवाइस को क्या कहा जाता है? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहा जाता है। प्रत्यावर्ती धारा जनित्र क्या है? जो यांत्रिक ऊर्जा को प्रत्यावर्ती ऊर्जा में बदलता है, उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यावर्ती धारा जनित्र कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ? समझ में आया? इंटरेस्ट भी आ रहा होगा अब तो। यहां तक आपका प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है पूरा कंप्लीट होता है। इसमें मोस्टली डेरिवेशन का पार्ट है। डेरिवेशन अच्छे से किया, फुल मार्क्स मिलेंगे। सर्किट अच्छे से बनाया, फुल मार्क्स मिलेंगे। सिर्फ जो थोड़ी बहुत थ्योरी आ रही है वो ट्रांसफार्मर में और प्रत्यावर्ती धारा जनित्र में आ रही है, वो भी अगर आपने अच्छे से समझ लिया है कि ट्रांसफार्मर की संरचना कैसी होती है, ट्रांसफार्मर की वर्किंग कैसी होती है, जनित्र की संरचना कैसी होती है, उसकी वर्किंग कैसी होती है, तो रटना नहीं है, समझना है। समझ लिया, हाथ से एक बार लिख लिया, तो आराम से एग्जाम में अपनी लैंग्वेज में आप लिख सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि जो पर्टिकुलर लैंग्वेज बुक में दे रखी है या नोट्स में दे रखी है हम वही यूज करें। ये आपको एक रेफरेंस के लिए दी जाती है, आपको हेल्प करती है, एक बार समझने के लिए हेल्प करती है कि हम लिखे कैसे। बाकी बच्चों को समझ में तो सब आ जाता है लेकिन लिखना नहीं आता है, तो ये सिर्फ आपको एक सपोर्ट देता है कि लिखना इस तरीके से समझ के अपनी लैंग्वेज में लिखोगे और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बने रहिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग लेक्चर्स के साथ। आगे हम और ऐसे ही फिजिक्स के इंटरेस्टिंग चैप्टर्स, इंटरेस्टिंग लेक्चर्स लेके आपके सामने आएंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने फ्रेंड्स को शेयर करें और प्रैक्टिस करते रहें। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, प्रैक्टिस करते रहें, रिविजन करते रहें, वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।